नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरों में आपका खैर मकदम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ख़ास खबरें आपके सामने पेश करते हैं, वाकिफ़ करवाते हैं, चाहे वो मुकामी खबरें हों, इलाकाई खबरें हों या फिर कौमी खबरें हों या फिर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी बैनुल-अक़वामी खबरों का उससे ताल्लुक़ हो। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग आप देखेंगे ख़ास खबर का सवाल है तो सबसे अहम खबर जो अमेरिका से आ रही है आपको बताना ज़रूरी है कि ट्रंप जब बात करते हैं तो अजीब-व-गरीब अंदाज़ में बात करते हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, इशारे किनाए जो होते हैं वो अजीब-व-गरीब होते हैं। वो दिन में एक बात करते हैं तो दोपहर में एक बात करते हैं और रात में उनका लहजा बदल जाता है, ये कहा जाता है। वो कई ऐसे क़वानीन ला रहे हैं जिसका मकसद हिंदुस्तानियों को निशाना बनाना है और गैर क़ानूनी तारकिन वतन के नाम पर हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर करना है, यानी अमेरिका से निकालना है, ये कहा जाता है। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरत होगी, जो खबर हम आपको सुना रहे हैं बहुत ही ख़ास खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी कही जा सकती है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत आपको बता दूं कि जो कंपनीज़ है वो ऐसे टैलेंट को हायर कर सकती हैं जिसने अमेरिका में तालीम हासिल की है और अपने मुल्क को रवाना हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को वो कंपनियां रोक सकती हैं, रोक कर उनका जो टैलेंट है, उनकी जो काबिलियत है, सलाहियत है, उससे इस्तेफ़ादा कर सकती हैं और ये कंपनियों के लिए भी, अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में ट्रंप ने खुद मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रंप गोल्ड कार्ड जो नया वीज़ा क़वानीन है उसमें एक इनकलाबी तब्दीली लाएगा और ऐसे तलबा जो बहुत ही गैर मामूली टैलेंटेड तलबा हैं उनकी खिदमत अमरीकी कंपनीज़ या अमेरिका में काम करने वाली कंपनीज़ हासिल करेंगी, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होगा। ये बात ट्रंप ने कही है। लेकिन ट्रंप का ये जो मौक़िफ़ है या गोल्ड कार्ड है, ऐसा लगता है कि उनके साबिक़ा मौक़िफ़ से बिल्कुल मुतज़ाद है या उसकी अक्कासी नहीं करता। तो बहरहाल ये खबर आई है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो अमेरिका में हैं, जो तलबा हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो तलबा है वो हिंदुस्तानी है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। तो बहरहाल ट्रंप ने हिंदुस्तान और चीन का भी जिक्र किया, हवाला दिया और कहा कि हिंदुस्तान और चीन के जो तलबा अमेरिका में तालीम हासिल कर चुके हैं उन्हें वो वापस जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि कंपनीज़ को चाहिए कि उनकी खिदमत हासिल करें, जिससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा और अमेरिकी मईशत को भी यानी इस्तेहकाम मिलेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद आप देखेंगे कि गैर कानूनी तारकिन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नाम पर हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तानियों को और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को अमेरिका से निकाल दिया गया और इंतहाई बेइज्जती के साथ ज़लील और रुस्वा करते हुए निकाला गया। और इस सिलसिले में आलमी सतह पर एहतजाज भी हुए। ख़ुद अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है या फिर तहत की अदालतें हैं, उन्होंने भी ट्रंप के जो रूलिंग थी, ट्रंप के जो फैसले थे, उनके ख़िलाफ़ रिमार्क्स किए, उनके ख़िलाफ़ फैसले भी सादिर किए। लेकिन अब ट्रंप कहते हैं कि टैलेंट जो है उसे रोकना चाहिए, उसे अमेरिका में खिदमत देने चाहिए, उनकी खिदमत को यानी उन्हें हायर करना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने कंपनीज़ के लिए, ख़ास तौर पर आप देखेंगे आईटी कंपनीज़ के लिए, एआई कंपनीज़ के लिए और सॉफ्टवेयर के जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि गोल्ड कार्ड यानी ट्रंप गोल्ड कार्ड स्कीम का ऐलान किया है। ये नए वीज़ा क़वानीन है, इसके तहत अगर वहाँ हमारे बच्चे ग्रेजुएशन की तकमील करते हैं या फिर एमएस कर लेते हैं तो एमएस के बाद उन्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाता है, यानी उन्हें वापस आना पड़ता है या फिर वो किसी और तरीके से अमेरिका में मुक़ीम हो जाते हैं। ऐसे में अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ट्रंप वीज़ा कार्ड है, अगर कंपनीज़ ट्रंप गोल्ड कार्ड है, अगर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हासिल करती हैं वो कार्ड, उस कार्ड के ज़रिए वो इस तरह के टैलेंट को हायर कर सकती हैं। ये ट्रंप ने कहा है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ये बात कही है। तो ट्रंप भी तस्लीम कर चुके हैं कि जो हिंदुस्तानी बच्चे होते हैं, जो हिंदुस्तानी तलबा होते हैं, वो गैर मामूली ज़हानत के हामिल होते हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ, ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी तलबा को अमरीकी सदर ने ज़हीन कहा हो या गैर मामूली ज़हानत के हामिल कहा हो। इससे पहले भी आपको बता दूँ कि जो पहले सियाफ़ाम अमरीकी सदर यानी बारक हुसैन ओबामा की हम बात कर रहे हैं, तो बारक हुसैन ओबामा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अमरीकी बच्चों को मुकाबला अगर किसी से है आलमी सतह पर तो वो हिंदुस्तानी तलबा हैं, हिंदुस्तानी बच्चे हैं और चीनी बच्चे हैं। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और चीन के जो तलबा होते हैं वो अमरीका तो जाना चाहते हैं, लेकिन हालिया अरसे के दौरान
ट्रंप इंतज़ामिया ने जिस अंदाज में पाबंदियाँ आयद की, मुख्तलिफ सख्तियाँ बढ़ती गई, यहाँ तक कि जुर्माने भी आयद किए गए। हद तो यह है कि गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर तलबा को भी निशाना बनाया गया और क़वानीन सख्त किए गए, और ये कहा गया कि अब अमेरिका का इस्तेसाल नहीं किया जा सकता। और अमेरिका, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कई कंपनीज़ को ट्रंप ने इंतबाह भी दिया कि वो हिंदुस्तान में जो अपने प्लांट्स है वो ख़त्म करके आप अमेरिका आ जाएं। आईफोन वगैरह अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ पर असेंबल होते हैं हिंदुस्तान में, तो वो यूनिट्स जो हैं वो भी बंद कर दें और अमेरिका में वापस आ जाएं, इस तरह की बात की थी। वरना उन पर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आयद करने, टैरिफ्स आयद करने का उन्होंने इंतबाह दिया था। अब ट्रंप को क्या हो गया है पता नहीं कि अब उन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि वो किस तरह की ये बातें करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और ख़बर अमेरिका से आई रही है, और अमेरिका से ख़बर ये आई है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने, जिसने अब ये ऐलान किया है कि वो ट्रंप गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवाएगा ताकि जो टैलेंट है उसे दूसरे मुल्क जाने से रोका जा सके, चाहे वो हिंदुस्तान के बच्चे हों या फिर चीन के तलबा हों, उन्हें रोका जाएगा, उनकी खिदमत हासिल की जाएगी। लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा है, यानी अब जो और एक फ़ैसला ये आया है कि जो लोग भी अमेरिका के वीज़े के लिए दरख्वास्त देंगे, अमेरिकी वीज़े के लिए दरख्वास्त देंगे, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ख़ास तौर पर पिछले 5 साल के दौरान उनका जो मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट, उसका पूरी तरह जायज़ा लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, जिससे उनके नज़रियात, उनके ख़यालात, उनके जहनियत, उनकी सोच व फ़िक्र का पता चलेगा। इस तरह की बात ट्रंप इंतज़ामिया ने कही है। तो पहले कभी इधर तो कभी उधर, पता नहीं ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो बहरहाल ये ट्रंप जो खबर आई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि H1B वीज़ा के ताल्लुक से भी ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़ीस बढ़ाकर 85,000 से लेकर 1 लाख डॉलर तक कर दी है। तो उस पर भी हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तानी जो माहिरीन थे, प्रोफेशनल जो थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, ये कहा जा रहा है। और एक अहम बात बता दूं कि कुछ ऐसे क़वानीन भी मंजर आम पर लाए गए जिससे हिंदुस्तानी वर्कर्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन अब ट्रंप गोल्ड कार्ड जो मुतारिफ़ करवाने का ऐलान किया है, वो एक अच्छी तब्दीली है ट्रंप इंतज़ामिया की यानी पॉलिसियों में। तो बहरहाल आपको ये बता दें कि एक और ख़बर जो आ रही है, ख़ास खबर ये है कि हैदराबाद के SPR ग्राउंड हिल्स रहमत नगर में आतिशज़नी का एक वाक़या पेश आया है, और जिसमें 3 कार और ऑटो जलकर खाकस्तर हो गए। ये भी बताया जा रहा है, जो खबर वहाँ से आ रही है, ये भी बताया जा रहा है कि कम अज़ कम जो करीबी इलाके में जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी वो भी मुतासिर हुई हैं, यानी वो भी जल गई हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा उन गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, और फायर ब्रिगेड ने के अमला वहाँ पर पहुँचा और आग पर काबू भी पा लिया है। तो बहरहाल अब पुलिस जो है वो CCTV कैमरों का जायज़ा ले रही है, और इस बात का पता चला रही है कि आखिर आतिशज़दी जो हुई है वो किस वजह से हुई, किस तरह आग भड़क उठी, क्या किसी ने आग लगाई या फिर ये शॉक सर्किट का नतीजा है, ये देखने की कोशिश कर रही है। वैसे भी आप देखेंगे कि अगर कहीं पर आतिशज़दी या आतिशज़नी का वाक़या पेश आता है तो फिर पुलिस भी हरकत में आती है, फायर ब्रिगेड भी हरकत में आता है। लेकिन जो एहतियात हमें आवाम को बरतनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी होती है, तब कहीं जाकर इस तरह के हादसात से महफूज रखा जा सकता है अपने शहर को, अपने घर को, अपने लोगों को। वरना कई ऐसे वाक़यात हैदराबाद में पेश आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में गैस सिलेंडर फट पड़े हैं तो लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। आतिशज़नी यानी शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी तो एक घर के 8-8, 10-10 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं उसको एहतियात के ज़रिए रोका जा सकता है, वरना आप किसी भी तरह हादसे का शिकार बनते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे गैस सिलेंडर, गैस का चूल्हा जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस चूल्हे को अच्छी तरह देख लें कि चूल्हा बंद किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं बंद किया गया है तो फौरी तौर पर खिड़कियाँ खोल दें और हवा जो है वो पास होने दें, और फिर आप देखेंगे कि जो गैस होती है गैस सिलेंडर की वो वहाँ से निकल जाएगी और फिर आप एक बड़े हादसे से महफूज रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये तो खबर रही रहमत नगर की
SPR ग्राउंड हिल्स की। तो बहरहाल हमने आपको जो खबर सुनाई है, एक तो ट्रंप के बारे में, दूसरे रहमत नगर में जो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया उस बारे में भी आपको बताया है। लेकिन जहाँ तक ग्राम पंचायत यानी सरपंचों और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात का सवाल है, तो आपको बता दूं कि रायदही बड़ी तेज़ी से जारी है रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर। लेकिन एक मुकाम ऐसा है कामारेड्डी का, उस बारे में बताया गया है कि कामारेड्डी के एक गाँव के लोगों ने इन इंतखाबात का बाइकाट किया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये भी खबरें आ रही हैं कि नलगुंडा और उसके करीबी इलाकों में कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो वोटिंग है उस रायदही है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। सिर्फ 12 बजे तक जो रायदही का औसत हमारे पास आया था वो तकरीबन 60% था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग बड़े पैमाने पर रायदही में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन आपको बता दूं कि जिस अंदाज में सरपंचों की जो जायदादें फिल वक्त मखलूआ हैं, जिनके लिए इंतखाबात हो रहे हैं, पहले मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि यानी 3 मरहलों के इंतखाबात होंगे और जिस मरहले का इंतखाब जिस दिन होगा उसी दिन नताइज भी जारी कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब जो सरपंच के मखलूआ ओहदे हैं, तकरीबन 4000 से ज़ायद ओहदे थे, लेकिन इत्तेफाक राय से 400 से ज़ायद सरपंचों के इंतखाबात हो चुके हैं, यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्हें मुंतखब कर लिया गया है। या फिर सरपंचों के जो ओहदे हैं उसके लिए बोलियां भी लगाई गई हैं। और क्योंकि ये गैर जमाती बुनियाद पर होते हैं, इसलिए इसमें जो सियासी कायदीन हैं वो बड़े पैमाने पर हिस्सा नहीं लेते। ताहम ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चूँकि हुकूमत जमात है, इसलिए वो बआसानी कामयाबी हासिल कर लेगी और अक्सर जो नशस्तें हैं उसके कब्ज़े में आएंगी। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि जहां तक सरपंचों के ओहदों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, पहले मरहले में तकरीबन 3834 ये जायदादें हैं, सरपंचों की मखलूआ ओहदे हैं जिन पर मुकाबला किया जा रहा है। और ये बता दूं कि इसके लिए 3834 सरपंचों के ओहदों के लिए 12960 उम्मीदवार मैदान में हैं। और जहाँ तक वार्ड्स का सवाल है, वार्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 65,455 वार्ड मेंबर के जो है वो आप देखेंगे कि उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी 27,626 वार्ड्स हैं, उसके लिए 65,455 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है इससे कांग्रेस और रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी यानी 2 साल जो कारकर्दगी है उसका भी पता चल जाएगा। वैसे भी आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जश्न के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारी दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो अपनी उर्दू शिनाख्त अब खो चुकी है उसका दौरा किया। क्योंकि अक्सर चीफ मिनिस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा नहीं करते। हालांकि अगर आप अलहदा तेलंगाना तहरीक की बात करते हैं तो समझिए कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उसके तलबा का अहम किरदार रहा है। तो बहरहाल ये जो खबर है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया, फिर आपने देखा कि 1000 करोड़ रुपये उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, तलबा के लिए उन्होंने जारी करने का भी ऐलान किया। और जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ख़दीम हैं उन्होंने उस मौके पर चीफ मिनिस्टर को, कल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 45 लाख रुपये बतौर तोहफ़ा बतौर अतिया पेश किए हैं ताकि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ खिदमत काम अंजाम दिए जा सकें। तो बहरहाल नाज़रीन आपको ये बता दें कि जिस अंदाज़ में राहुल गांधी कायदे अपोजिशन है और कायदे अपोजिशन का अहम किरदार होता है, LOP का अहम किरदार होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत और अमित शाह के जोड़ी ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कायदे अपोजिशन की अहमियत घटाने की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह व्लादिमीर पुतिन सदर रूस ने दौरा किया था, 2 रोज़ा हिंदुस्तान का दौरा किया और फिर यहाँ पर कई दिफाई शोबे में, एनर्जी के शोबे में और दूसरे शोबों में कई माहिदात पर दस्तखत भी हुए हैं, जिससे अमेरिका चिरागपा हो गया है, बरहम हो गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई। तो बहरहाल आपको बता दें कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो कायदे अपोजिशन का अहम किरदार होता है। और अगर
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का इंतखाब होता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होता है या फिर इलेक्शन कमिश्नरान या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नरान यानी 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होते हैं उनके इंतखाब का सवाल होता है, तो उसके लिए जो इंतखाबी कमेटी होती है 3 रुकनी इंतखाबी कमेटी होती है जिसमें वज़ीर आज़म शामिल होते हैं, यानी अब फिल वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसमें शामिल है, और फिर एक मरकज़ी वज़ीर भी होता है जिसमें अमित शाह मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से शामिल है और कायदे अपोजिशन यानी राहुल गांधी भी उसमें शामिल हैं। लेकिन पहले ये हुआ करता था, अब जो नए क़वायद हैं उसके तहत तो वज़ीर आज़म एक मरकज़ी वज़ीर और कायदे अपोजिशन है, लेकिन पहले ये हुआ करता था कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कायदे अपोजिशन, इससे ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म फिर मरकज़ी वज़ीर दोनों की राय भी एक ही होगी, दोनों का नज़रिया एक होगा, दोनों का तसव्वुर एक होगा और दोनों की पॉलिसी भी एक होगी, और ऐसे में कायदे अपोजिशन का जो मशवरा होगा और या तजावीज़ होंगी उसे बआसानी ये लोग मुस्तरद करते हुए अपनी मर्ज़ी से इंतखाब यानी मुंतखब करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नरान को या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नरान को। तो बहरहाल आज बहुत बड़ा अच्छा दिन रहा क्योंकि राहुल गांधी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म में, और ये जो इत्तलात आ रही है उसमें यह भी बताया गया है कि तकरीबन 88 मिनट तक इन दोनों की बातचीत हुई और इस मौके पर अमित शाह भी मौजूद थे, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन इस बात की तौसीक ना हो सकी। तो बहरहाल अब आपको बता दूं कि इस मुलाकात के साथ ही जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं उसमें हलचल मच गई। आखिर ये कि मुलाकात क्यों हो रही है, बाद में ये मालूम हुआ कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दीगर 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों के इंतखाब के मामले में, इंतखाब के सिलसिले में ये मीटिंग हुई है। लेकिन 88 मिनट तक अगर मीटिंग हुई है तो हो सकता है कि दूसरी बातें भी हुई होंगी, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उस बारे में भी बात हुई, क्योंकि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है और अजीब व गरीब मसाइल पर बहस हो रही है, जबकि जो मुल्क को दरपेश हकीकी मसाइल है उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। हालांकि कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने भी मोदी हुकूमत को ललकारा है, फटकारा है, चैलेंज किया है, उसके बावजूद भी अमित शाह हो या फिर मोदी हो वो राहुल गांधी की मर्ज़ी के मुताबिक या फिर चैलेंज को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। तो बहरहाल एक अहम खबर और कल भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये खबर ये है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अमित शाह को चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो फिर आप पार्लियामेंट में मेरी जो वोट चोरी से मुताल्लिक़ मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उसके बारे में बहस कर सकते हैं, उसका खुला और ओपन चैलेंज राहुल गांधी ने दिया था। लेकिन आपको बता दूं ये ताज़ा खबर है, ख़ास खबर ये है कि अमित शाह ने या मोदी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और दिया भी है तो बहुत मुबहम जवाब दिया है। तो इस मामले में राहुल गांधी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और हिंदुस्तान में आवाम ने और दुनिया भर में भी लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी बार बार हुकूमत पर वोट चोरी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने हालिया अरसे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीजेपी की कामयाबी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है, बीजेपी के हुक्म के ताबे हो गया है और अपनी आज़ादाना व शफाफाना जो किरदार है वो खो चुका है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और आवाम तो देख रहे हैं। ये बात है कि अपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी कायदीन हो, वो अपने ज़ोम में मुब्तला हैं और बहुत अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने तो कहा कि ये तो अपने आप को मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी कायदीन हो अपने आप को नेहरू समझने लगते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल समझने लग रहे हैं, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझने लगे हैं। बल्कि इस तरह अगर ये समझने लगे हैं तो ये तमाम जो कौमी कायदीन हमारे हैं, मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनकी तौहीन है। प्रियंका गांधी ने ये बात कही है और प्रियंका गांधी ने जिस अंदाज में वंदे मातरम पर मुबाहिस में हिस्सा लिया उस पर लोगों में बहुत खुशी पाई जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म और प्रियंका गांधी के खिताब में, उनके लहजे लब लहजे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और ऐसा लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जबकि प्रियंका गांधी रास्त तौर पर और पूरी शफाफियत के साथ, पूरी सफाई के साथ इस बारे में बात कर रही थी। तो बहरहाल पार्लियामेंट में जैसा कि मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया है और ऐसा चैलेंज किया है जिसे अमित शाह कबूल नहीं किया है, और उन्होंने कहा कि मैंने वोट चोरी के नाम पर जिस तरह पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए दुनिया को बताने की कोशिश की है, आवाम को बताने की कोशिश की है और इलेक्शन कमीशन का हकीकी चेहरा दिखाने की कोशिश की है, और उस पर आप पार्लियामेंट में बहस करें, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, डायरेक्ट चैलेंज देता हूँ। इस तरह की बात उन्होंने की थी और चैलेंज भी दिया था। लेकिन अब तक अमित शाह
की जानिब से कोई या मोदी की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हो सकता है कि बीजेपी कायदीन जो छोटे दर्जे के बीजेपी के कायदीन हैं वो कुछ राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हों। तो बहरहाल नाज़रीन, ये भी पार्लियामेंट से खबर आई है और जैसा कि हमने कहा है कि तेलंगाना में ग्राम पंचायत के इंतखाबात हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि 3 मरहलों में ये इंतखाबात होने वाले हैं। 14 दिसंबर को आखिरी मरहले के इंतखाबात होंगे। और इसी खबर से मिलती जुलती खबर ये भी है कि अब 13 दिसंबर को हैदराबाद में एक गैर मामूली मैच खेला जाएगा, जिसमें आपको बता दूं कि अर्जेंटाइन की जो कौमी टीम है, अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम, उसके कप्तान मेसी हिस्सा लेंगे और चीफ मिनिस्टर भी हिस्सा लेंगे। यानी चीफ मिनिस्टर और मेसी की टीमों के दरमियान दोस्ताना मैच खेला जाएगा। और आपको ये बता दूं कि 38 साल मेसी आलम फुटबॉल में यानी आलमी सतह पर फुटबॉल को लेकर काफ़ी शोहरत रखते हैं और वो फॉरवर्ड खेलते हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के दौरे का यानी फैसला किया और रेवंत रेड्डी ने उन्हें मदऊ किया है। ताज फलकनुमा यानी ओल्ड सिटी में उनका क़याम रहेगा, एक दिन क़याम करेंगे, जबकि मुंबई का भी वो दौरा करेंगे। और कोलकाता में मोहन बगान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो है तारीख़ी फ़ुटबॉल टीमें हैं, कदीम फ़ुटबॉल टीम्स है ये, तो उनके साथ भी ये मैच खेलेंगे। और वहाँ पर और हैदराबाद के साथ साथ वहाँ पर भी यानी कोलकाता में भी जो फुटबॉल का मरकज़ कहा जाता है फिल वक्त हिंदुस्तान में, वहाँ फुटबॉल खिलाड़ियों को, नौउम्र फुटबॉल खिलाड़ियों को और उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों को गुर भी सिखाएंगे कि किस तरह फुटबॉल खेला जाए। तो हम बता रहे थे ट्रंप के बारे में और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब ट्रंप से मुतालिक खबर ये आई है और आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोनिका लेविंस्की को कौन नहीं जानता। ये एक यहूदी इंटर्नशिप कर रही थी बिल क्लिंटन के दौरे सदारत में। और आपने देखा कि किस तरह एक स्कैंडल बाहर आया, क्योंकि क्लिंटन जो थे वो फ़लस्तीनियों की तायद कर रहे थे, हिमायत कर रहे थे और बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफत कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह प्लान कर दिया गया है एक यहूदी खातून को यानी मोनिका लेविंस्की को, और फिर उसके बाद इनके जिनसी ताल्लुकात कायम हुए और उसने जिस अंदाज में उन कपड़ों को महफूज रखा था, उसके बाद से बिल क्लिंटन जो है उनको बहुत वो महंगा पड़ा। और अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसी में फंसते जा रहे हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो फंसे हुए हैं, उनके जो दामाद हैं वो भी यहूदी हैं। बहरहाल हमें किसी के मज़हब से पर कोई एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें कि जेड कुश्नर जो हैं उनके दामाद हैं, यहूदी हैं, और इवांका ट्रंप जो है वो उनकी अहलिया हैं। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि फ़लस्तीनियों के बारे में जो अमन कौंसल, गज़ा अमन कौंसल कायम की जा रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख़ास दोस्त का यानी साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम शामिल किया था। लेकिन मुस्लिम मुल्कों ने एतराज़ किया और कहा कि ये टोनी ब्लेयर जो है वो झूठा है, क्योंकि उसने झूठ की बुनियाद पर इराक़ पर निशाना बनाया था, उसने झूठ की बुनियाद पर सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने में, फिर सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। इसलिए ऐसे शख्स को इस तरह के हसास मसलों से दूर रखना चाहिए। तो बहरहाल टोनी ब्लेयर पहले से ही बदनाम है और झूठे के हैसियत से वो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। तो बहरहाल आपको ये बताने का मकसद है कि गज़ा कौंसल में या गज़ा अमन कौंसल या गज़ा अमन बोर्ड है, उसमें टोनी ब्लेयर का नाम भी शामिल किया गया था। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक ने, चंद मुस्लिम ममालिक ने उस पर एतराज़ किया और कहा कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दौरान टोनी ब्लेयर ने झूठ कहा था। बाद में उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि मैंने झूठ कहा था कि आम इराक़ में आम तबाही के हथियार है, जौहरी हथियार है, और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि वो गलत था, सिर्फ़ और सिर्फ सद्दाम को हटाने यानी रास्ते से हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। तो बहरहाल इस तरह जो झूठे हैं उन्हें आलमी लीडर भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें आलमी सतह पर जो तकारीब मुनक़िद होती है, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उससे दूर रखना चाहिए कि क्योंकि ये झूठ जो है कि न सिर्फ मुल्कों को बल्कि शख्सियतों को भी तबाह व बर्बाद करके रख देती है। और आपने देखा कि सद्दाम हुसैन को किस तरह सज़ाए मौत दी गई है और उसके बाद उन्होंने किस तरह कलमा पढ़ा, एक यानी अपने गले में फांसी का फंदा है और वो कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। ये बात है कि हर इंसान में बुराइयां होती हैं, हर इंसान में ख़राबियां होती हैं, नक़ाइस होते हैं, कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें और किसी मुल्क को तबाह कर दें, मज़हब की बुनियाद पर आप उस तासुब बरतें, एक आलमी साजिश के तहत आलम इस्लाम को तबाह कर दें। न सिर्फ वहाँ पर सद्दाम को सज़ाए मौत दी गई, बल्कि आप देखेंगे कि इराक़ की ईंट से ईंट यानी बजा दी गई। और हद तो यह है कि इराक़ के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, माहिरीन तालीम थे, उन्हें भी मोसाद
मोसाद और CIA के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसके एजेंटों ने कत्ल कर दिया। तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर कत्ल गारत गिरी हुई, ख़ास तौर पर जो सलाहियतें थी, टैलेंट था, उसे ख़त्म कर दिया गया। जो कीमती किताबें थी, तारीख़ी वर्सा था, उसे भी तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया और वहाँ तारीख़ बदलने की कोशिश की गई। और आप ये भी देखेंगे कि इसराइल ने जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बनाया है, इराक़ तक के हिस्से उसमें शामिल हैं, क्योंकि बाबुल और नैनवा की जो तारीख़ है दुनिया की कदीम तारीख़ों में उसका शुमार होता है। तो उस लिए भी इराक़ को निशाना बनाया गया। और हाल ये है कि इसराइली एजेंटों और यहूदी एजेंटों को फैला दिया गया, साइंसदानों को कत्ल किया गया, माहिरीन तालीम को कत्ल किया गया, माहिरीन तिब यानी डॉक्टर्स, जो मशहूर मारूफ डॉक्टर्स हुआ करते थे इराक़ में, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान अमेरिका की ताईद व हिमायत से और इसराइल ने यानी मोसाद ने जिस तरह ईरानी साइंसदानों को, न्यूक्लियर साइंसदानों को निशाना बनाया, ईरान के जो कमांडर्स को निशाना बनाया, वो भी एक बहुत ख़तरनाक अमल था। लेकिन ईरान जल्दी संभल गया और उसने यहूदी एजेंटों को पकड़कर सज़ाए मौत दे दी और इबरतनाक सज़ाएँ दी हैं, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। तो बहरहाल आपको बता दें कि टोनी ब्लेयर जैसे झूठे शख्स को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आलमी सतह पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने ये कहा है, खुद टोनी ब्लेयर ने अपने झूठे होने का इतराफ़ कर लिया था सद्दाम हुसैन के मामले में, इराक़ के मामले में, और आज इराक़ का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल वहाँ भी रोज़ कत्ल गारत गिरी हो रही है। अब देखना यह है कि इराक़ किस तरह बचता है, किस तरह महफूज रहता है इन आलमी साजिशों से, मुस्लिम दुश्मन साजिशों से। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में कत्ल गारत गिरी इराक़ में की गई, हर तरफ ऐसा लगता था कि खून ही खून है और नालियों में, मोरियों में आपको देखेंगे कि पानी नहीं बल्कि खून यानी बहता हुआ दिखाई देता था। अल्लाह का शुक्र है अब कुछ अमन है, लेकिन ये तो पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये अमन बरकरार भी रहेगा या नहीं। नाज़रीन, अगर हम आलम इस्लाम की बात करते हैं तो आपको हम मराकश लिए चलते हैं और मराकश में बारे में आपको बताते हैं कि 2 इमारतें वहाँ पर मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में मरने वालों की तादाद के बारे में बताया जाता है। जाँ बहक मर्द व ख़वातीन के बारे में बताया जाता है कि 22 मर्द व ख़वातीन जाँ बहक हुई हैं। और आपको ये बता दूँ कि एक नहीं बल्कि 2 इमारतें मुनहदिम हुई। और ये भी कहा जाता है कि एक इमारत के छत पर एक तकरीब मुनक़िद हो रही थी, वहाँ पर एक दावत का एहतमाम किया गया था और लोग खुश थे, और दूसरी इमारत जो थी वो खाली थी, यानी उसके छत पर कोई तकरीब मुनक़िद नहीं हो रही थी। बहरहाल ये इत्तेफाक़ी हादसा कहिए, यानी कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है। तो बहरहाल एक इमारत गिरी, फिर दूसरी इमारत गिरी, और बाकी की आजू बाजू अतराफ़ अकनाफ जो इमारतें हैं उसको, उन इमारतों को भी हकाम ने खाली करवा लिया है। और ये वाक़या मराकश के शहर फेस में पेश आया। और आपको ये बता दूं कि मराकश का जहाँ तक सवाल है, आज अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ देखेंगे तो मराकशी निसाज जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम मर्द ख़वातीन हैं या तलबा व तालिबात हैं, वो इन मुल्कों में, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में इस दीन इस्लाम को फैलाने में, उसकी तबलीग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो एक सच्चा मुसलमान होता है वही एक दीन का सफ़ीर होता है, और एक सफ़ीर की हैसियत से अपने मज़हब की नुमाइंदगी भी करता है। आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके आदत व अतवार देकर लोग वहाँ पर मुसलमान होते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़ास तौर पर जो सफ़ेदफ़ाम बाशिंदे हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो बहुत ज़्यादा दामन इस्लाम में पनाह ले रही हैं, दीन इस्लाम में पनाह ले रही हैं। और उनका ये कहना है कि हम दीन इस्लाम में इसलिए पनाह ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली वैल्यूज़ होते हैं या ख़ानदानी इक़दार होते हैं, और यहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान यानी शौहर और अहलिया के दरमियान जो एतमाद पाया जाता है, भरोसा पाया जाता है, एक दूसरे को धोखा नहीं देते, और यहाँ पर यानी नाजायज़ ताल्लुक़ात भी ये नहीं रखते, बल्कि इस्लाम में इन ताल्लुक़ात को इंतहाई हराम करार दिया गया है। तो ऐसे में मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो खालिस होती है, और इसमें किसी किस्म की तसन्नु जो है वो नहीं होता, यानी बनावट नहीं होती, बल्कि पूरी दिल के साथ ये मोहब्बत होती है। तो इस मोहब्बत से, इस रिश्ते से और इसके रिश्ते की पाकीज़गी से वो इस कदर ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं ख़वातीन कि वो दामन इस्लाम में पनाह ले रही हैं और ख़ुद को महफूज समझ रही हैं। और अहम बात यह है कि दामन इस्लाम में पनाह लेकर ये न सिर्फ मंशियात की लत से आज़ाद हो रही हैं और इस तरह के गुनाह से बच रही हैं, बल्कि ये जो पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं उनसे कहीं ज़्यादा दीन इस्लाम से करीब भी होती जा रही हैं। तो बहरहाल वहाँ पर भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो
आप देखेंगे कि इस बात को लेकर परेशान है कि लोग दामन इस्लाम में पनाह ले रहे हैं। इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई का सबूत यही है कि दीन इस्लाम में सफाई या तहारत जो होता है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि पाकी आधा ईमान है। इसके अलावा आप देखेंगे इस्लाम में जो शराब है वो हराम है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस्लाम में जो जिनसी बेरारवी है या फिर ज़िना है, हालांकि आप देखेंगे कि आज सारे दुनिया के माशरे में ज़िना को एक फ़ैशन बना लिया गया है, जबकि इस्लाम में इसकी सख्ती से मुमानियत है, सख्त सज़ाएँ हैं और ज़िना के करीब ना जाने का भी हुक्म दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। मिसाल के तौर पर HIV एड्स का मामला है या दूसरे वेनरल डिसीज़ रिसर्च लेबॉरेटरी VDRL जो बीमारियां होती हैं या टेस्ट होते हैं, उससे का भी ताल्लुक़ इस तरह के जिनसी बेरारवी से होता है। और इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी इस तरह के गुनाहों से, इस तरह के जराइम से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो जो मग़रिबी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा यानी एहतियात बरत रही हैं। और आज मराकश की अगर आप बात करते हैं तो आपको बता दूं, फेस्क ये एक इलाका है, शहर है मराकश का, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। वहाँ की ख़ास बात यह है कि अगर मराकश को आप देखेंगे तो आज दुनिया में जो डिग्रीज़ जारी किए जाते हैं, डिग्रियाँ दी जाती हैं, तलबा अगर ग्रेजुएशन की तकमील करते हैं या फिर आप देखेंगे कि मेडिसिन यानी MBBS करते हैं, MD करते हैं तो उन्हें, या फिर PhD करते हैं तो उन्हें जो डिग्रियाँ दी जाती है वो डिग्रियों का चलन अगर कहीं से शुरू हुआ है तो आप समझेंगे कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी से हुआ होगा। ऐसा नहीं है, मराकश के शहर फेस से शुरू हुआ है। दो बहनों ने जिन्हें अपने वर्षे में जायदाद मिली थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करवाई और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर दुनिया की असरी यूनिवर्सिटी पहली मरतबा कायम की गई और वहाँ से डिग्रियाँ देने का इंतज़ाम किया गया। पहले तो ख़ास तौर पर मेडिसिन की जो डिग्रियां हैं वहीं से जारी की गई और दुनिया ने उस तरीक़े को अपनाया है। तो बहरहाल मराकश की हम बात कर रहे थे, फेज़ की हम बात कर रहे थे। तो आपको ये बता दें कि अब तक वो जो 2 इमारतें मुनहदिम हुए हैं उसमें 22 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। तो ये ख़बर थी मराकश से। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक मुत्तहदा अरब इमारात का सवाल है, और वहाँ से ये खबर आ रही है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुक़ीम हैं और अगर उन्हें कोई मुलाजिमत देता है या फिर उन्हें पनाह देता है, उन्हें रिहाइश की सहूलत फराहम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर 50,000 दरहम तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। और इसके अलावा जो लोग इस तरह की हरकतों में मुलविस रहेंगे यानी गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम रहेंगे तो फिर उनको 10,000 रुपये या 10,000 दरहम जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। और जाली रिहायशी जो सर्टिफिकेट्स है उस पर अगर वो मुक़ीम है तो उन्हें 10 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। वैसे भी अगर आप को दुबई में रहना है तो वहाँ पर बासलाहियत लोगों के लिए कई मौक़े हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि दुबई अगर देखें या फिर मुत्तहदा अरब इमारात देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह वहाँ तरक्की बड़ी तेज़ी से हो रही है। हर प्रोडक्ट जो होता है, जो मसनूआत होती हैं, दुनिया की ब्रांडेड जो मसनूआत होती हैं, ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं, उसकी इजराई या लॉन्चिंग जो है वो दुबई में ही अमल में आती है। और ख़ास तौर पर दुबई आप देखेंगे कि हिंदुस्तानियों के लिए सबसे महफूज तरीन मुकाम बन गया है। वहाँ पर उनके सरमायाकारी की हिफाजत होती है, वहाँ पर धोखाधही नहीं होती, वहाँ पर आप देखेंगे कि चोरी भी नहीं होती, वहाँ पर कोई क्राइम के वाक़यात पेश नहीं आते। और वहाँ तकरीबन जो क्राइम रेट है वो 0 उसका रेट है, क्राइम रेट है। और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर हिंदुस्तानियों को क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा जा सकता है और सबसे ज़्यादा जो तारकिन वतन है वो हिंदुस्तानी तारकिन वतन है। यहाँ तक कि मुकामी अफराद की जो आबादी है, मुकामी शहरों की जो आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा आबादी हिंदुस्तानियों की है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ज़ेवरात है या बिल्डिंग मटेरियल्स यानी मवादुल बना अरबी में कहा जाता है, तामीरी जो अशिया होते हैं वो अगर कारोबार में देखेंगे या फिर पारचेजात मलबूसात के अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, IT में देखेंगे तो हिंदुस्तानी वहाँ पर पूरी तरह छाए हुए हैं। और दुबई में जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी लाइफ स्टाइल भी महंगा होता जा रहा है बनिस्बत सऊदी अरब के। तो दुबई से जो खबर आई है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि गैर कानूनी तारकिन वतन के ख़िलाफ़ वहाँ पर कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है और उन्हें पनाह देने या मुलाजिमत देने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में जो हमारे हिंदुस्तानी हैं उन्हें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। और अगर आप को
آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے، میعاد ختم ہو گئی ہے، یہاں تک اگر آپ سیاحتی ویزا پر جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، تو یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ بھی اگر گرفتار کیے جاتے ہیں تو پھر ان پر 10,000 روپے جرمانہ، 10,000 درہم جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک دوسری خبروں کا سوال ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں گے راہل گاندھی کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا ہے کہ کس طرح پارلیمنٹ میں راہل گاندھی اور امت شاہ کے درمیان تلخ الفاظ کا تبادلہ عمل میں آیا، اور راہل گاندھی ہو یا پرینکا گاندھی ہو، انہوں نے پرینکا گاندھی نے مودی کو اور راہل گاندھی نے امت شاہ کو لاجواب کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امت شاہ کے بارے میں راہل گاندھی نے ایک انکشاف کیا ہے، اور یہ ایسا انکشاف ہے جو امت شاہ کے لیے باعث فکر ہے۔ امت شاہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جب وہ بیان دے رہے تھے تو امت شاہ ایسا لگ رہا تھا کہ انڈر پریشر ہیں، دباؤ، کسی کے دباؤ میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، اگر وہ کچھ کہہ رہے تھے تو عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے اور خراب الفاظ کا استعمال کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اب کانپتا کیوں ہے انسان؟ جب غصے میں آ جاتا ہے، برہم ہو جاتا ہے یا بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو اب راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ امت شاہ کے جب خطاب کے لیے اٹھے تھے یا جواب دینے کے لیے اٹھے تھے، ان کے ہاتھ ایسے طرح کانپ رہے تھے، ایسے طرح کانپ رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہو گیا ہے اور راشا کے مریض ہیں، اور شیک ہو رہے تھے ان کے ہاتھ بہت زیادہ، اور الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور ان کی زبان سے کچھ نکل رہا تھا، اور نکل بھی رہا تو بہت برے الفاظ نکل رہے تھے۔ یہ امت شاہ کے بارے میں راہل گاندھی کی اسٹڈی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا ہے کہ امت شاہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ ذہنی دباؤ میں ہے، کسی کے دباؤ میں بات کر رہے ہیں اور پریشان ہے۔ تو بہرحال ہر پولیٹیشین پریشان ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن کا سامنا کرتا ہے، یا پھر اپوزیشن بھی پریشان ہوتی ہے جب مودی جی عجیب و غریب لہجے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں یا مشیران ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ اگر یہ شرمندہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی جو شرمندہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے مشیران کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ان کی جو اسکرپٹ ہوتی ہے وہ اسکرپٹ انہیں ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچاتی ہے، شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، اور پھر بدنامی کی گہری وادی میں بھی ڈھکیل دیتی ہے۔ تو بہرحال امت شاہ کے بارے میں جو انکشاف ہوا ہے، پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کئی ایک امراض کا شکار ہیں، لیکن کون سے امراض کا شکار ہے یہ تو نہیں معلوم ہے۔ ہاں، جو عوامی جہدکار ہیں، سماجی جہدکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امت شاہ جو ہے ایک وائرس سے متاثر ہے، اور وہ وائرس کمیونل وائرس ہے، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے ہیں نا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے وزیر داخلہ ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں ان پر بڑے بڑے سنگین الزامات بھی عائد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یعنی امت شاہ تڑی پار ہے، اور ہم اس سے بھی یعنی اتفاق نہیں کرتے کیونکہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں۔ اور کسی کو آپ گجرات کا قصائی کہیں گے اور اس طرح کہہ کر تنقید کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ عدالتوں کا پر یہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ فیصلے دیں۔ اگر وہ کلین چیٹ دیتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج وہ یہاں بچ جائیں گے لیکن کل وہ وہاں نہیں بچیں گے، اور ویسے بھی قدرت اب دنیا میں ہی اس کا سبق سکھا رہی ہے ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یا پھر انسانیت کے خلاف اقدام کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، مکاری اور عیاری کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے اور ناپاک عزائم و منصوبوں کے ذریعے انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال امت شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یہ راہل گاندھی نے کہا، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ امت شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تو اگر کسی کے ہاتھ کانپتے ہیں تو سمجھیے کہ اس کے پیر بھی کانپتے ہیں۔ جب پیر کانپ رہے ہیں تو اس کا سارا وجود کانپنے لگتا ہے، اور یہ وجود کیوں کانپتا ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، یا پریشانی کے عالم میں انسان ایسا کرتا ہے، یا بوکھلاہٹ کے عالم میں اس طرح کے الفاظ بیان کر دیتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اگر مطلب بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، یعنی فحش کلامی کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تو چیلنج کیا تھا راہل گاندھی نے امت شاہ کو، مودی کو، کہ میں نے ووٹ چوری کے تعلق سے 3 پریس کانفرنس کیے، 3 پاور پریزنٹیشن کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی، حکومت کو یہ بتانے اور الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو ان کا حقیقی چہرہ دکھانے کی کوشش کی۔ اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ چیلنج کیا، لیکن امت شاہ نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اب وندے ماترم کے بارے میں اب دیکھیے کہ کس انداز میں امت شاہ بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے، پرینکا گاندھی نے اس کا جواب دیا ہے، راہل گاندھی نے اس پر بات کی ہے۔ ارے بھرے بھائی، آج کل جو مسئلہ ہے، آج بھوک کا مسئلہ ہے، افلاس کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ خواتین اور دلتوں و اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس پر بحث کرنے کی بجائے، اس کے حل نکالنے کی بجائے، اگر آپ غیر ضروری طور پر وندے ماترم، جن گن من، پھر فلاں فلاں پہ
पे अगर आप बहस करना शुरू कर देंगे तो ये कोई इससे ना मुल्क को फ़ायदा होने वाला है, ना आवाम को फ़ायदा होने वाला है। हाँ, आप अपने अगर सियासी मकासद के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। वसीम नाज़रीन, आपको बता दूं कि बिहार असेंबली इंतखाबात स्वर्ग के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं और वहाँ पर जिस तरह राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं और कहा है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेरा फेरी की गई है, वरना बीजेपी और जेडीयू किस तरह 200 से ज़ायद नशस्तें हासिल करती, क्योंकि वहाँ पर जुमला नशस्तों की तादाद 243 है। तो बहरहाल उसके बाद से उसके हौसले बुलंद हो गए और SIR का फैसला करते हुए ममता बनर्जी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई, वहाँ सदर राज नाफिज करने की कोशिश की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि खुद ममता बनर्जी ने इस बात को दोहराया है और कहा कि अमित शाह ने SIR के ज़रिए रियासत मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमने उस कोशिश को नाकाम बना दिया है, SIR की इजाज़त भी दी है। तो बहरहाल रोज़नामा सियासत ने भी इस सिलसिले में, ख़ास तौर पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने भी एक तफसीली बयान जारी किया था। सियासत में वो रिपोर्ट भी आई है और उसमें अवाम से कहा गया है कि ये जो हुकूमत है फिल वक्त 4 नवंबर से तकरीबन 10 रियासतों और मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में SIR का यानी अमल जो है वो उसको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में यानी तेलंगाना में भी इस तरह के अमल किया जा सकता है, SIR किया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को अपने दस्तावेज़ात दुरुस्त कर लेने चाहिए और ख़ास तौर पर जो आप देखेंगे कि अपने फ़ाइल तैयार कर लें, जिसमें एक फ़ाइल जिसमें आप अपने अरकान ख़ानदान का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं या दादा दादी इंतकाल कर गए हैं, नाना नानी इंतकाल कर गए हैं, तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी हासिल कर लें। इसके अलावा राशन कार्ड है, पासपोर्ट है और अगर आपको TC जो होती है, स्कूल की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, वो भी हासिल कर लें, वो भी उस फाइल में जमा कर लें। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और दूसरे जो अहम दस्तावेज़ात है, घर के कागजात है, रजिस्ट्रेशन के कागजात है, उसको भी अपने पास रखें। और ख़ास तौर पर इन तमाम दस्तावेज़ात में आपके अगर नाम के स्पेलिंग्स में या हिज्जों में कुछ गलतियां हैं तो उसे भी दुरुस्त करवा लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अपनी फ़ाइल बिल्कुल तैयार रखें। अगर कोई ओहदेदार आता है तो उसको जानबूझकर अगर जिस तरह तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, मुँह पर फेंक मारे, देखो ये दस्तावेज़ात हमारे हैं, हम पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं, हम रूहानी तौर पर भी हिंदुस्तानी हैं, ये कह सकते हैं आप, इसलिए कि हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन पूजा हम किसी की नहीं करते, इबादत किसी की नहीं करते। जैसा कि वंदे मातरम में कहा जा रहा है, सिर्फ अपने रब के सामने हम अपना सर झुकाते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने भी ये बात वाज़ेह तौर पर RSS तक, BJP तक और हुकूमत तक और हुकूमती इदारों तक पहुंचा दिए कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अगर हमारा सर झुकता है तो सिर्फ अपने रब के सामने झुकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ खास खबरों का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।